अब लेट्स से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं एंड देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर. So the first question is, there are 10 platters in a disk. Each platter have 20 tracks. Each track have 50 sectors and each sector can store 512 bytes. What is the total size of the disk? तो हमारे पास कितने प्लेटर्स हैं? 10 प्लेटर्स. ठीक है, हमारे पास अभी ये नहीं गिवन है कितनी सरफेस है, तो हम यही मान लेते हैं कि 1 प्लेटर हैव 1 सरफेस. अगर गिवन होता कि 1 प्लेटर हैव 2 सरफेसेस, देन वी विल कैलकुलेट फॉर 20 surfaces instead of 10 surfaces. तो अभी 10 platters हैं, तो हमने अभी आपको बताया था, देखिए इस तरह से है, ये हेड्स हैं हमारे, और यहाँ पे एक प्लेटर, 2 प्लेटर, तीसरा प्लेटर, ऐसे ही हमारे पास ऐसे 10 प्लेटर्स हैं. हर प्लेटर में 20 ट्रैक्स हैं, तो ये 20 ट्रैक्स हैं, इस तरह से 20 ट्रैक्स हैं. हर ट्रैक में 50 सेक्टर हैं, तो अगर ये एक प्लेटर है तो इसमें ये 20 ट्रैक्स हैं, इस तरह से 20 ट्रैक्स हैं, और हर एक ट्रैक में इस तरह से हमारे पास 50 सेक्टर्स हैं. और हर सेक्टर यानी कि दिस पर्टिकुलर थिंग की कितनी साइज है? 512 बाइट्स. तो ये 512 बाइट्स का है. हमें कैलकुलेट करना है टोटल साइज ऑफ द डिस्क. तो टोटल साइज ऑफ द डिस्क इज वेरी सिंपल, इक्वल टू एक ट्रैक में कितने सेक्टर्स होंगे? एक ट्रैक में हमारे पास 50 सेक्टर्स हैं, तो एक ट्रैक का साइज क्या हो गया? 50 इंटू 512 बाइट्स. एक ट्रैक में 50 सेक्टर्स हैं, तो एक ट्रैक का साइज हो गया 512 बाइट्स. और एक प्लेटर में 20 ट्रैक्स हैं, तो साइज ऑफ 1 प्लेटर कितना हुआ? साइज ऑफ 1 प्लेटर इज 50 इंटू 512 इंटू 20, क्योंकि अगर एक ट्रैक का साइज इतना है तो 20 ट्रैक्स का साइज या 1 प्लेटर का साइज ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 20. एंड हाउ मेनी प्लेटर्स वी हैव? 10. सो 10 प्लेटर्स का साइज इंटू 10. सो दिस इज द टोटल साइज ऑफ द डिस्क. ओके, अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन होता ईच प्लेटर हैव 2 सरफेसेस, ओके, सो दिस होल आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 फिर से हो जाता, क्योंकि एक प्लेटर के अंदर 2 सरफेसेस हैं, तो मतलब हम ऊपर से भी रीड कर सकते हैं और नीचे से भी रीड कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग. अ हार्ड डिस्क हैज 63 सेक्टर्स पर ट्रैक, 10 प्लेटर्स ईच विद 2 रिकॉर्डिंग सरफेसेस एंड 1000 सिलेंडर्स. ओके, 1000 सिलेंडर्स मतलब हमारे पास में, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक प्लेटर है, ये एक प्लेटर है, और ये एक लेट्स से ट्रैक था. तो ट्रैक व्हेन वी टॉक अबाउट 1 प्लेटर, बट इट विल कन्वर्ट इनटू सिलेंडर्स व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीपल प्लेटर्स. ओके, लेट्स सी दिस. The address of a sector is given as CCHS. What is C? C is the cylinder number, H is the surface number, and S is the sector number. Thus the 0th address is at 000, the first sector is as 001, and so on. The address of this correspond to which sector number? देखो, अब हमें ये गिवन है कि ये हमारे पास एक प्लेटर है, लेट से ये दूसरा प्लेटर है, यहाँ पे एक ट्रैक है, इस ट्रैक में लेट से मैंने बोला ये 0 सेक्टर है, तो इसको हमने बोल दिया 000. ये वाला क्या हो गया? 0001. ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 0062 होगा, एक ट्रैक में 0062 होगा, क्योंकि एक ट्रैक में 63 सेक्टर्स हैं, तो 0 से लेके 62 तक, दैट इज 63 सेक्टर्स. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेट से लिखता हूँ 0 1 एंड देन लेट्स से 0, तो अब ये कौन सा सेक्टर हो गया? तो देखते हैं. हमने कहा कि 0 वाले सिलेंडर पे ही है, यानी कि सेम सिलेंडर पे हैं अभी भी हम, लेकिन सरफेस चेंज कर दिया है, 0 से 1 सरफेस पे आ गए हैं, तो ये वाली सरफेस की जगह इस वाली सरफेस पे आ गए, नीचे वाली सरफेस पे, और सेक्टर नंबर क्या है? अभी 0 ही है. तो ये कौन सा सेक्टर हो गया? ये 0 सेक्टर तो इस सरफेस का है, बट इन टोटल विच सेक्टर इज दिस? तो हम कौन सी सरफेस पे हैं? 1 पे. तो यानी कि 1 सरफेस वी हैव ऑलरेडी पास्ड आउट. एक सरफेस में कितने सेक्टर्स हमने खत्म कर दिए हैं? वी हैव क्रॉस 63 सेक्टर्स.
ओके। एंड 63 सेक्टर खत्म करने के बाद हम कौन से सेक्टर पे आए, 0 पे। सो दैट मीन्स ओनली वन सरफेस इज फिनिश्ड, दैट मीन्स दिस सेक्टर, दिस ट्रिपलेट इज ऑफ 63 सेक्टर, दिस triple is for 63 number sector. So that's how they are asking about this particular triple and which sector it correspond to. तो अब देखो ये कह रहा है 400 इज द सिलेंडर नंबर, दैट मीन्स कि हमने 0 1 2 अप टू 399 सिलेंडर्स पूरे खत्म कर लिए हैं, ठीक है। तो ये कितने सिलेंडर्स खत्म कर दिए हैं, 400 सिलेंडर्स हमने 0 से लेके 399 तक 400 सिलेंडर्स फिनिश्ड। तो कितने सेक्टर्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं 400 सिलेंडर्स में। तो कैपेसिटी ऑफ वन सिलेंडर, सबसे पहले वन सिलेंडर की कैपेसिटी निकाल लो। तो वन सिलेंडर में कितनी कैपेसिटी होगी, एक सिलेंडर में हमारे पास कितने प्लेटर्स हैं, 10 प्लेटर्स, और हर प्लेटर की 2 सरफेस, 10 प्लेटर्स और 2 सरफेसेस। तो ये इस तरह से है ना, एक सिलेंडर, एक प्लेटर, दूसरा प्लेटर, थर्ड प्लेटर, इस तरह से 10 प्लेटर्स और हर प्लेटर की 2 सरफेसेस, ठीक है। और हर एक प्लेटर में, हर एक सरफेस में कितने ट्रैक्स हैं, 63। तो कैपेसिटी ऑफ वन सिलेंडर इज 20 into 63, that is 1260. 1260 sectors are there in one cylinder. If you have not understood it, please understand it like this. ये एक प्लेटर, ये दूसरा प्लेटर, ये थर्ड प्लेटर, हमारे पास 0th सरफेस, ये 1 सरफेस, ये 2 सरफेस, ये 3 सरफेस, ये 4 सरफेस और ये 5 सरफेस, इस तरह से चल रहा है। हमने कहा ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इस पूरे सिलेंडर में बस ये सिलेंडर है, अंदर अगर हम जाएंगे इस पार्ट में तो सिलेंडर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इस सिलेंडर में कितने सेक्टर हुए, 63, गिवन है ना कि एक ट्रैक में 63 सेक्टर है। अब आप कहोगे ट्रैक में है, सिलेंडर में नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जब एक प्लेटर की बात होगी तो हम ट्रैक की बात करेंगे। दिस पर्टिकुलर सिलेंडर एंड ट्रैक इज नथिंग डिफरेंट, बट कि एक सिलेंडर कब होगा, दिट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ट्रैक्स ऑफ डिफरेंट प्लेटर्स। तो यहाँ पे 63 है, ऐसे ही इसके नीचे वाले में 63 होंगे, ऐसे ही इसके ऊपर वाले में 63, ऐसे ही नीचे वाले में 63, टोटल कितने हैं, 20। सो 20 into 63 is the total number of sectors in one cylinder. Okay, तो कैपेसिटी ऑफ 400 cylinders is equal to 400 into 1260, that is equivalent to 504,000 sectors. So that means these many sectors we have already crossed when we are talking about 400 cylinder number. And on 400th cylinder we are on 16th surface. तो एक सरफेस में हमने कितने सेक्टर्स कहे, एक सरफेस में हमारे पास 63 सेक्टर्स हैं। एक सरफेस मतलब ये पर्टिकुलर सरफेस, ठीक है, ये पर्टिकुलर सरफेस में हमारे पास 63 सेक्टर्स हैं। तो 16 सरफेसेस में कितने हो जाएंगे, कैपेसिटी ऑफ 16 सरफेस इक्वल टू 16 इंटू 63, दैट इज 1008 सेक्टर्स। तो अब देखो 400 सिलेंडर्स क्रॉस किए तो इतने सेक्टर्स क्रॉस हो गए, 16 सरफेसेस क्रॉस की तो इतने सेक्टर्स हो गए, और लास्ट में 29 सेक्टर पे आए तो टोटल सेक्टर नंबर इक्वल टू 504,000 प्लस 1008 प्लस 29, that is the sector number, and what it is equivalent to, it is 505037, which is C. Okay, if you have any doubts regarding this, feel free to message me. Now let's see this question. The address of 1039th sector is, अब उन्होंने दूसरा उल्टा क्वेश्चन पूछा, इस बार उन्होंने सेक्टर नंबर दे दिया और पूछ रहे हैं ट्रिपलेट। तो अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास एक सरफेस में
वन सरफेस इक्वल टू 63 सेक्टर्स हैं, ठीक है। तो 1039 सेक्टर्स, अगर 1039 को 63 से डिवाइड करेंगे तो हमें सरफेस नंबर मिल जाएगा, ठीक है, सरफेस नंबर मिल जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे सिलेंडर नंबर सब में आंसर में 0 है, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको डिवाइड करने के लिए बोल दिया। लेकिन अगर ये कहीं 0 होता, कहीं 1 होता, कहीं कुछ होता, तो मैं क्या करता, पहले डिवाइड करता। लेकिन अगर वो 20 से ज़्यादा आता, क्योंकि हमारे पास कितनी सरफेस हो सकती हैं, केवल 20 सरफेस हो सकती हैं, 20 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, तो मैं पहले सिलेंडर नंबर भी काउंट करता। लेट्स से इसका आंसर आता है 24, तो दैट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 20, दैट मीन्स एक सिलेंडर पूरा क्रॉस हो चुका है, 1 सिलेंडर एंड 4 सरफेसेस, इसका मतलब ये होता। अगर 44 आता विच इज ग्रेटर देन 20, तो क्या होता, यानी कि 2 सिलेंडर्स एंड 4 सरफेसेस। क्योंकि ये कैसे पता चल रहा है, तो जो भी इसका आंसर है डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इट विल गिव यू 16.49, so that is less than 20, so 16 is the सरफेस नंबर। तो आंसर बी या सी में से एक है, ए तो नहीं है, डी तो नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ सेक्टर्स कवर्ड इन 16 सरफेसेस। 16 सरफेसेस में कितने हो जाएंगे, 16 इंटू 63, दैट इज इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू 1008। तो 1008 सेक्टर्स तो हमारे कवर हो गए 16 सरफेसेस में से, बचे कितने, 1039 माइनस 1008 विच इज इक्वल टू 31। सो सेक्टर नंबर क्या हुआ, 31। सो 30 नहीं है, 31 है, विच इज द आंसर है सी। तो बी भी आंसर नहीं है, आंसर इज सी, ओके। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। A certain moving arm disk storage with one head has the following specification. Number of tracks per recording surface equal to 200. Okay, 200. Disk rotation speed equal to 2400 RPM. That is rounds rotations per minute. Track storage capacity equal to this many bits. The average latency of this device is p millisecond and the data transfer rate is q bits per second. Write the value of p and q. Let's solve this question. तो देखो यहाँ पे इसने क्या कहा है, डिस्क रोटेशन स्पीड इक्वल टू दीज मैनी रोटेशंस पर मिनट, और इसने क्या कहा है, एवरेज लेटेंसी ऑफ दिस डिवाइस इज p मिलीसेकेंड। एवरेज लेटेंसी दैट इज रोटेशनल लेटेंसी, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी ऑफ दिस डिवाइस इज p मिलीसेकेंड। तो हमें निकालना है आंसर। अब रोटेशनल लेटेंसी p मिलीसेकेंड है, यानी कि 1 रोटेशन का जितना टाइम लगा, और एवरेज की बात हो रही है, तो हमने पढ़ा था एवरेज रोटेशनल लेटेंसी इक्वल टू हाफ इनटू रोटेशनल लेटेंसी, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो रोटेशनल लेटेंसी क्या होती है, टाइम टेकन बाय आवर प्लेटर टू रोटेट 1 फुल रोटेशन। तो हमारे पास स्पीड क्या की मैंने, स्पीड इक्वल टू 2400 रोटेशंस पर मिनट, ओके, यानी कि 24 रोटेशंस इन 60 सेकेंड्स, ओके। तो 1 रोटेशन इन हाउ मच टाइम, हमें ये पहले कैलकुलेट करना है। दैट इज अगर एक रोटेशन कितने टाइम में आया है, तो वो वैल्यू आ जाएगी p की, बिकॉज वही है द एवरेज लेटेंसी ऑफ दिस डिवाइस इज p मिलीसेकेंड। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अगर हमारे पास 2400 रोटेशन 60 सेकेंड में हो रहे हैं, तो 1 रोटेशन बाय 2400 इंटू 60 सेकेंड्स, ये होगा 1 रोटेशन का टाइम सेकेंड्स में, और ये बहुत कम आएगा, तो लेट्स कन्वर्ट इनटू मिलीसेकंड। हमारा आंसर भी मिलीसेकंड में है, तो मिलीसेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, ओके। सो नाउ इफ वी सॉल्व दिस, व्हाट वी गेट, 100 बाय, सो दिस इज 4, दैट इज 100 बाय 4, दैट इज 25 मिलीसेकंड। सो 1 रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है 25 मिलीसेकंड लगता है,
Average rotational latency is equal to 1/20 into rotational latency, which is 25. So answer is 12.5 millisecond. So what is the value of P? P is 12.5. Okay. The data transfer rate is qubit per second. Okay. So qubits per second. हमारे पास ये गिवन है कि स्टोरेज कैपेसिटी इज इतना बिट्स. ओके. स्टोरेज ट्रैक स्टोरेज कैपेसिटी. तो one track can store 62,500 bits. ये है वन ट्रैक की. उसने क्या कहा है? डेटा ट्रांसफर रेट इन इज क्यू बिट्स पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है? ये डेटा कितने टाइम में हो रहा है? 25 मिली सेकेंड में. कैसे? क्योंकि वन ट्रैक कैन स्टोर दिस डेटा और इतने टाइम में हम पूरा एक ट्रैक एक्सेस कर लेते हैं. वन ट्रैक इज नथिंग बट वन रोटेशन, जो एक रोटेशन में हम रीड कर सकते हैं. सो इन 25 मिली सेकेंड्स वी कैन सी 62,500 बिट्स. तो इन 1 सेकेंड हाउ मच? तो 62,500 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 25 मिली सेकेंड. तो ये क्या देगा? 40. सो दिस इज इक्वल टू 62,500 इंटू 40 बिट्स इज द आंसर. अब ये कैलकुलेशन कैसे की है इसको समझो जरा एक बार. अगर 25 मिली सेकेंड्स में हम 62,500 बिट्स रीड कर रहे हैं तो 100 मिली सेकेंड में कितना रीड करेंगे ये बताओ पहले. तो 62,500 इंटू 4, जब इधर 4 से मल्टीप्लाई करी, 4 इंटू 25 किया ना ये 100 लाने के लिए, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दी. सिंपल. तो इन 1 सेकेंड और 1000 मिली सेकेंड में क्या होगा? 1000 मिली सेकेंड में मतलब इंटू 10 हो जाएगा. देखो 1 सेकेंड और 1000, 100 से 1000 किया तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड. ओके, ये हमारा आंसर है. Let's see one last question. A hard disk system has the following parameters: number of tracks equal to 500, number of sectors per track equal to 100, number of bytes per sector equal to 500, time taken by head to move from one track to adjacent track. मतलब एक ट्रैक ये है और दूसरा ट्रैक ये है, तो इस ट्रैक से इस ट्रैक पे आने में कितना टाइम लगता है? 1 मिली सेकेंड. Rotational speed equal to 600 rotations per minute. What is the average time taken for transferring 250 bytes from the disk? Okay, so see this how to calculate. अब ये कह रहे हैं कि एवरेज टाइम टेकन. ठीक है, हमें नहीं पता कि जिस सेक्टर से हम डेटा रीड करेंगे उसी सेक्टर पे हमारा हेड, ये जो हेड है वो इसी सेक्टर पे है जिससे हमें डेटा रीड करना है, या वो सेक्टर यहाँ पे है जिससे डेटा रीड करना है. तो हमें नहीं पता. हो सकता है कि वो यहाँ पे है तो इसको पूरा रोटेट करके फिर आना पड़ेगा. ये भी हो सकता है वो यहाँ पे है, पहले इसको यहाँ पे आना पड़ेगा आखिरी में और फिर इसको रोटेट करके यहाँ पे आना पड़ेगा. सो इसको एक एक करके सुनिए जरा. सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो हेड है, हमें ये देखना है कि लेट्स से ये हेड है यहाँ पे और हमारा लास्ट सेक्टर है यहाँ पे. तो हमें 0 से लेके पहले 499 वाले सेक्टर पे आना है, 499 वाले ट्रैक पे आना है. सो सीक टाइम कितना लगेगा ये पूरे आने में? एवरेज सीक टाइम निकालना पड़ेगा इस हेड को यहाँ पे मूव कराने में. तो एवरेज टाइम इक्वल टू एवरेज सीक टाइम. क्योंकि हमें नहीं पता, वी कैन नॉट एज्यूम दैट कि हमारा हेड उसी सेक्टर पे है जिससे हमें ये 250 बाइट रीड करने हैं. तो लेट से हम वर्स्ट केस मान के चलते हैं, हम 0 पे थे तो 0 से पहले हम लास्ट में आएंगे. तो हमें टोटल टाइम कितना लगेगा? एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे 1 मिली सेकेंड, वन ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे 1 मिली सेकेंड, वन ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे फिर 1 मिली सेकेंड. कितने ट्रैक हैं ऐसे? हमारे पास टोटल ट्रैक है 500. तो 500 मिली सेकेंड लगेंगे 0 से लेके 499 पे जाने में. लेकिन वो वर्स्ट केस है, हम इसमें ये भी नहीं मान सकते कि वर्स्ट केस लगेगा. सो वी हैव टू गो फॉर एवरेज केस एंड दैट इज एवरेज सीक टाइम. और एवरेज सीक टाइम इज हाफ ऑफ टोटल सीक टाइम, दैट इज 500.
हम एवरेज निकालने के लिए उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने रोटेशनल टाइम में किया था। एवरेज रोटेशनल टाइम वाज 1/2 ऑफ रोटेशनल टाइम प्लस एवरेज रोटेशनल टाइम। अब जब इस ट्रैक पे आ जाएंगे तो हो सकता है जिस सेक्टर को हमें रीड करना है वो यहाँ पे हो, तो जिसको पूरा रोटेट करके आना पड़ेगा, या ऐसा भी हो सकता है वो यहाँ पे हो और इसको यहीं पे मिल जाए, तो एवरेज रोटेशनल टाइम लगेगा, दैट इज हाफ ऑफ रोटेशनल टाइम प्लस डेटा ट्रांसफर टाइम, डेटा ट्रांसफर टाइम। तो ये हमारे पास टोटल निकल जाएगा। तो एवरेज सीक टाइम क्या है, 1/2 इंटू 500 बाय एवरेज, क्योंकि 1/2 और 500 टोटल सीक टाइम ऑफ टोटल ट्रैक्स, और टोटल ट्रैक्स 500 हैं, एक ट्रैक के मूवमेंट में 1 मिली सेकेंड लगती हैं, तो 1/2 इंटू 500 इंटू 1, तो 1 को मल्टीप्लाई लिख सकते हैं यहाँ पे इतना मिली सेकेंड, प्लस एवरेज रोटेशनल टाइम, तो 1/2 ऑफ रोटेशनल टाइम। अब रोटेशनल टाइम कैसे निकलेगा, इस रोटेशनल स्पीड से, 600 रोटेशन पर मिनट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए इस सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको। देखो रोटेशनल स्पीड है 1 मिनट और 60 सेकेंड्स में 600 रोटेशन, ठीक है। हमें बताना है कि 1 रोटेशन का टाइम, तो 600 रोटेशन अगर 60 सेकेंड में हो रहे हैं तो 1 रोटेशन ऑब्वियसली कम में होंगे, तो इसलिए 1/600, और क्योंकि 60 सेकेंड्स में हो रहे थे तो मल्टीप्लाई बाय 60, तो दिस इज द टाइम फॉर 1 रोटेशन। तो ये सेकेंड्स में आया है, अब मिली सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000, बिकॉज दिस वॉज इन मिली सेकेंड, सो वी कैन कन्वर्ट दिस इज ऑल्सो इन मिली सेकेंड। तो देखो ये क्या आया, 2 zeros कैंसिल, ये आया 10 इंटू 10 दैट इज 100 मिली सेकेंड, तो 1/2 into 100 because this was for 1 rotation and we have to find the average, so 1/2 into rotational time plus data transfer time। अब हमें कितना डेटा ट्रांसफर करना है, 250 बाइट। हमारे पास एक सेक्टर के अंदर 500 बाइट्स हैं, तो यानी कि हमें हाफ ऑफ द सेक्टर रीड करना है, 250 बाइट इज हाफ ऑफ 1 सेक्टर, ओके। तो one track read takes 100 मिलीसेकेंड। अभी हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, 1 track read takes 100 मिलीसेकेंड एंड 1 track consist of how many sectors, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 track is having 100 sector, number of sector per track is 100, so what is the size of 1 track, तो 100 into 500 bytes, that is 50,000 bytes read takes 100 millisecond, 50,000 bytes takes 100 millisecond, तो 1 byte read takes, 1 byte में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, तो कम टाइम के लिए 1/50,000 इंटू 100 इतना टाइम लगेगा मिली सेकेंड में। और अगर हम 250 बाइट्स रीड करने की बात करें तो कितना टाइम लगेगा, 1/50,000 इंटू 100 इंटू 250, सो व्हाट इज इट, ये कैंसिल, दिस इज 2, दैट इज 1/2 मिली सेकेंड और 0.5 मिली सेकेंड, okay, so 250 byte takes 0.5 millisecond to read, so data transfer time is 0.5 millisecond, so if we count it, so this is 250 millisecond, 250 millisecond, this is 50 millisecond, so 250 plus 50 plus 0.5 equal to 300.5 milliseconds, okay, so our answer is A, okay. From next video we will see the disk scheduling algorithms and then we are done with this subject. Thank you.